नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने किया जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन। स्कूल प्रबंधकों और अभिभावकों का फीस को लेकर विवाद जारी। अभिभावक कर रहे हैं ऑनलाइन की तर्ज पर फीस लेने की मांग। शाहजहांपुर में बीजेपी विधायक के गुर्गों की दबंगई। जाम में फंसी कार तो आगे की कार चला रहे व्यक्ति को सड़क पर पीटा। क्या भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबरों पर निगरानी होनी चाहिए? इस विषय पर देखिए युग करवट न्यूज में आज विशेष चर्चा। नोएडा में उत्तर प्रदेश में बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोविड-19 की वजह से जनपद में धारा 144 लगी है, जिसका उल्लंघन करने पर आम आदमी पार्टी के लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में बढ़ रहे अपराध और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए नोएडा में प्रदर्शन किया। प्रदेश सरकार के खिलाफ इस विरोध प्रदर्शन में जिले के अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल थे। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र जादौन ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामियों और बढ़ते अपराध को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रदेश व्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। इस विरोध प्रदर्शन की खबर पाकर एक्शन में आई जिला पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कई लोगों को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस आयुक्त जोन फर्स्ट रणवीर सिंह ने बताया कि आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष और उनके साथी बिना अनुमति के सेक्टर 18 में नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कोविड-19 की वजह से जनपद में धारा 144 लगी है और इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नोएडा थाना सेक्टर 20 पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपके लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी के साथ मारपीट भी की। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट न्यूज। यूपी में बुधवार को प्रदेश की आम आदमी पार्टी ने प्रदेश व्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया था। गाजियाबाद में भी आप कार्यकर्ताओं ने सूबे की सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। आपके नेताओं का आरोप है कि राज्य में कानून व्यवस्था ठप हो गई है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जिला मुख्यालय पर उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों के खिलाफ प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि योगी सरकार प्रदेश में अपराध रोकने में नाकाम साबित हो रही है। ऐसे में प्रदेश को अपराध प्रदेश घोषित कर दिया जाए। सरकार की नाकामी के कारण बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार अपराध चरम सीमा पे उठ गया है और कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, आज सारी जनता त्राहिमाम कर रही है। हर जिले में, किसी भी जिले का आप अखबार उठा लीजिए, सब जगह अपराध के किस्से, महिलाओं के साथ बलात्कार, 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार। ये उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्रदेश में दिन दहाड़े लूट, हत्या, डकैती व बलात्कार जैसे अपराध हो रहे हैं, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है। महिलाओं के साथ दुराचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। योगी सरकार अफसरों व अपराधों पर नकेल नहीं कस पा रही है। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में अपराध को खत्म करने के लिए आई थी, विकास के लिए आई थी, लेकिन उनमें से एक भी काम नहीं हुआ, बल्कि चरम सीमा पर अपराध बढ़ गया है। और महिलाओं के अपराध के ऊपर तो फर्स्ट प्राइज मिला है उत्तर प्रदेश को। शर्म आनी चाहिए योगी सरकार को कि अपराध चरम सीमा पर है और वो कोई भी इस पर एक्शन नहीं ले रही। कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी जिला प्रशासन को सौंपा है। प्रदेश भर के जिलों में राज्यसभा सांसद व यूपी प्रभारी संजय सिंह के आह्वान पर यह प्रदर्शन किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट न्यूज।
एक कहावत है, राजनीति में सत्ता का नशा सर चढ़कर बोलता है, और यही कहावत यूपी में लागू हो रही है। मामला शाहजहांपुर के बीजेपी विधायक से जुड़ा है। जाम में फंसी विधायक जी की गाड़ी तो आम आदमी की शामत आ गई। विधायक जी के गुर्गों ने सड़क पर ही विधायक की कार से आगे कार चालक को जाम में फंसने का आरोपी बताकर जमकर पीटा। सत्ताधारी बीजेपी के विधायकों और कार्यकर्ताओं पर सत्ता का नशा किस कदर सर चढ़कर बोल रहा है, यह इस वीडियो को देखकर पता चल जाएगा। बीच सड़क पर एक आम आदमी को पीटते यह है शाहजहांपुर के भाजपा विधायक वीर विक्रम सिंह के गनर। इस आम आदमी को सिर्फ इसलिए पीटा जा रहा है क्योंकि उसकी कार जाम में विधायक की कार के आगे फंस गई थी। दरअसल NH-24 पर शाहजहांपुर बरेली मार्ग पर अक्सर भारी जाम लगा रहता है। इस मार्ग पर बने बैगल ब्रिज पर लगे जाम में एक आम आदमी की कार बीजेपी विधायक वीर विक्रम सिंह की कार के आगे फंस गई। फिर क्या था, विधायक के गनर्स ने लाठियों से ताबड़तोड़ पिटाई कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को खबरों के चयन और एक ही मुद्दे पर लगातार बने रहने की वजह से किसी निगरानी कमेटी की जरूरत है? इसी विषय पर युग करवट के प्रधान संपादक सलामत मियां और संपादक सुब्रत भट्टाचार्य ने चर्चा की। क्या है उनके विचार, आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुब्रत भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज। क्या आप इन दिनों टीवी न्यूज देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि पूरे देश के सामने जो समस्याएं हैं, टीवी न्यूज उन समस्याओं को आप तक पहुंचा रहे हैं? आप ही सोचिए। आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में है प्रधान संपादक सलामत मियां जी। सर, आजकल आप न्यूज देख रहे हैं, टीवी न्यूज देख रहे हैं, और देख रहे हैं तो कैसा लग रहा है? नहीं, असल में देखिए, हम लोग क्योंकि अखबार से जुड़े हुए, मीडिया जुड़े हैं, तो जाहिर है देखते हैं, लेकिन देखना और सरसरी नज़र डालना, इसमें बड़ा फ़र्क है। हम लोग सरसरी नज़र डालते हैं कि क्या चल रहा है, क्योंकि ये आपने सवाल किस उसमें उपलक्ष्य में किया, पहले मुझे आप ये जो देश के सामने जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से अलग हटकर कुछ एक एजेंडे पर ये चैनल चल रहे हैं, क्या ऐसा लगता है? भट्टाचार्य जी, आप किस ज़माने की आप बात कर रहे हैं? आज बड़ा अफसोस होता है ये देखने के बाद कि हम कहाँ जी रहे हैं। हम लोग जब मीडिया लाइन में हैं, कई सालों से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आप भी कई सालों से हैं और हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आप कई बड़े चैनल्स में भी रहे, तो जाहिर है कि शायद आपने भी वो महसूस किया होगा जो आज आपने महसूस किया होगा। कभी आपने देखा भी नहीं होगा कि किस तरह का हाल चल रहा है। और मीडिया वाले जो हैं, जो कुछ चैनल्स की हम बात करें तो बिल्कुल एक पार्टी स्पोक्समैन की तरह काम करने लगे हैं। एक चीख पुकार, एक एंकर का तरीका, और एक ये पता नहीं चल पाता कि हम किस माहौल में हैं और क्या है। पहले अगर कोई चैनल पे डिबेट आती थी, होता था, तो लोग उसका बड़ा उसको सबक मिलता था। आज लोगों की ज़बान पे ही आ गया है, और बड़ा शर्म की बात है हमारे एक मीडिया पर्सन के लोग अभी कहने लगे कि जो क्रांतिकारी मीडिया था पहले, आज वो क्रांतिकारी मीडिया नहीं है, वो किसी पार्टी का स्पोक्समैन बन गया है। ये हम एक मीडिया वालों के लिए बड़ी शर्म की बात है। एक सर, एक्टर की मौत होती है, ठीक है, मौत हुई है, रहस्यमय मौत हुई है, उसकी जांच भी सीबीआई कर रही है, लेकिन उसी को लेकर सीबीआई जांच हर किस मोड़ पे है, क्या है, कब है, इसके पीछे पूरे का पूरा मीडिया चला जाना कहाँ तक सही है? देखिए, सुशांत सिंह की जो मौत हुई है उसको आज सीबीआई जांच करते हुए 13 दिन हो चुके हैं उसमें, और मैं समझता हूँ शायद 13 दिन में लगातार हर ब्रेकिंग न्यूज़ जो है सुशांत सिंह से जुड़ी है, रिया से जुड़ी हुई है। उसकी मौत कैसे हुई है, कैसे नहीं हुई, तो जांच का विषय सीबीआई जांच कर रही है, और जो जाहिर है जो चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन जिस तरह से मीडिया ट्रायल हो रहा है, जिस तरह की बातें हो रही हैं, जिस तरह का मीडिया के जो बड़े जिम्मेदार लोग हैं उस पर वो बहस कर रहे हैं, ऐसे बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, वो उस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, लगता ही नहीं है कि मीडिया वाले हम कब से जज बन गए हैं। अब बड़ी अफसोस की बात यह है कि हम मीडिया जो है, कुछ मीडिया के एंकर्स, मीडिया के जो एडिटर्स हैं, वो बिल्कुल जज की भूमिका में आ गए। वो न्याय की बात को, वो एकदम ऐसा फैसला सुनाते हैं कि ये ऐसी होगा, ये बहुत गलत है। मीडिया कभी जज नहीं हो सकता। मीडिया तो, हम तो एक आईना है, हम तो लोगों को आईना दिखाते हैं, तस्वीर दिखाते हैं, फैसला करने वाली जनता है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि आज देखिए
हमारे देश में कोरोना कहाँ चला गया? जब कोरोना के खाली मात्र कुछ हज़ार पेशेंट थे उसमें देश में, तो उसके बाद कोरोना छाया हुआ था पूरी तरीके से। हाँ, मैं एक बता दूं, जब इससे पहले जब हम बहस कर रहे थे तो आपने ये जिक्र किया था कि कोरोना है, अब चीन आ गया, अब कोरोना दब गया, अब चीन के बाद बिहार का चुनाव आ जाएगा तो चीन दब गया, उसके बाद कुछ और आएगा तो अब उसके बाद आ ही गया सुशांत सिंह। इसका मतलब जो पुराने वो अब उस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। कोई चर्चा नहीं है। इसलिए चर्चा नहीं है कि जो मीडिया के घराने हैं, वो मीडिया के घराने कहीं ना कहीं किसी ना किसी से ऐसे संबंधित उनका वाबस्ता है वो लोग कि वो कुछ बात करने के लिए उनकी हिम्मत नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, बहुत बड़े से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि उनको कोई इस बात के लिए नहीं है। मीडिया के कुछ जो लोग हैं घराने अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं निभा रहे हैं और इस तरह से कवरेज कर रहे हैं कि ताकि जो है केवल और केवल माइंड डाइवर्ट कर देते हैं आम समस्याओं से, जन समस्याओं से जितनी इसमें चल रही हैं। आप देखिए कितनी समस्याएं हैं, परीक्षाओं को लेकर समस्याएं, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस को लेकर परेशानियां आएंगी, लोग मजदूर परेशान हैं, रोज़गार नहीं है, नौकरियां जा रही हैं, लेकिन किसी चैनल ने, किसी ने भी आज तक इसको कोई अपना ब्रेकिंग इशू नहीं बनाया, इस पर कोई बहस नहीं हुई। बहस होती है दूसरी चीज़ों पे जिससे नफरतें बढ़ती हैं। एक सब खतरनाक ट्रेंड ये आ रहा है कि चैनलों में आपसी जो प्रतिस्पर्धा है एक दूसरे के से आगे निकलने, उस पे कहीं हमारे जो देश के जो दर्शक है उन्हें एक तरह से मूर्ख बनाया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए अभी एक चैनल की बात है जिस पे हाई कोर्ट ने भी उस पर रोक लगाई है, तो उस चैनल के बारे में किसी दूसरे चैनल ने दिखाया तो उसके बाद उसका विवाद हुआ। फिर मैंने पहली बार देखा है कि एक चैनल ने कुछ दूसरे चैनल के जो हेड हैं उनको डिबेट में आमंत्रित किया और जो उसमें कुछ पुराने जो मीडिया में रहे हैं उनकी बहस हो गई। एक जो पुराने मीडिया में रहे थे उन्होंने वर्तमान मीडिया में जो लोग हैं उनको देशद्रोही कह दिया। इस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं बहुत गिरावट आ गई है। और जिस तरह लोग पहले मीडिया को लेके बड़ी सम्मानजनक तरीके से देखा करते थे, अब कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं, देखिए सबकी तो बात निकल, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि ज़बान पे ही बात आने लगी है, मीडिया आ रही है तो बिका हुआ है। ये जो बिका हुआ शब्द है ये हम लोग ने बड़ी शर्म की बात है। ऐसा नहीं है कि सारे आज भी ऐसे हमारे जांबाज पत्रकार हैं, ऐसे भी आज भी मीडिया में काम करने वाले लोग हैं जो बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम करते हैं, लेकिन क्या है कि गेहूँ में घुन पिस रहे हैं। हम ऐसे लोग अब छुपते जा रहे हैं और जो नए लोग आए हैं, जो नए मीडिया में आए हैं, वो आज उन जाबाज और मेहनतकश और श्रमजीवी पत्रकारों को पीछे छोड़ दिया, उनकी मेहनत को पीछे छोड़ दिया है और लोगों की ज़बान आप नहीं रोक सकते। आप पत्रकारिता लाइन में बहुत काफ़ी समय से हैं, जब ऐसे लोग आरोप लगाते हैं कि ये फला मीडिया बिकाऊ है, ये बिकाऊ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूरे दबे, तो कैसा वो हुआ? देखिए एक दशक पहले ये बात नहीं थी, कहीं मीडिया को बिकाऊ वाली बात नहीं आती थी इस बात को लेके कि मीडिया बिक गया। लोग इतना निष्पक्षता पे सवाल उठते हैं, लेकिन बिकाऊ वाली नहीं आती थे। ये होता था कि नहीं, अरे ये बात अखबार में आई है, ये बात मीडिया है, लोग कहते थे नहीं है। लोग भरोसा करते थे, लोग बहस करते थे और लोग जाके आगे ये बात बताते थे, नहीं ये फला चैनल में बात आई है, फला अखबार में ये बात आई है। मतलब लोग उसको इतने भरोसे के साथ बात करते थे। आज क्या है, कहीं ना कहीं हमारा भरोसे को हमारी ठेस पहुंची है, विश्वसनीयता हमारी बहुत कम हुई है और उसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं हम पार्टी स्पोक्समैन बन के काम कर रहे हैं, जो बड़ी गलत चीज़ है और ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा है। क्योंकि अगर मीडिया इस तरह की लाइन पर चल पड़ेगा तो फिर किस पे लोग भरोसा करेंगे। आज कुछ बच रहा है लोकतंत्र मजबूत करने के लिए, दो चीज़ें हैं जिन पर लोग भरोसा करते हैं, न्यायपालिका और मीडिया। अगर उसी पे लोग सवाल उठाने लगेंगे मीडिया पर, तो फिर किससे जाके अपनी बात आदमी कहेगा। आज कोई बात आती है तो लोग कहते हैं कोर्ट चलो या कहते हैं कि मीडिया के पास चलो। अब अगर मीडिया ही इसमें आपस में भेदभाव करेगा, डिवाइड हो जाएगा, पार्टी में बच जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि ये संकेत अच्छे नहीं है। और सर एंकरों की बात करें तो एंकर ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चिल्लाने पे उनको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बातें पहुंचेगी लोगों तक। क्या लग रहा है? नहीं बिल्कुल देखिए, तो जैसे भोंपू जैसा ना। अब तो देखिए पहले कितनी, आप देखिए पहले के दूरदर्शन होता था या और चैनल आते थे। सबसे पहले 20 मिनट का आज तक शुरू हुआ था, उसके चैनल थे स्वर्गीय SP सिंह साहब। और चैनल हैं उनके जितना एंकर बात करते हैं, तो जिस तरह शाइस्तगी से बात करते हैं, खबर अच्छे तरीके से। आज कुछ चैनलों का तो ये आलम है, जब तक वो चीखें नहीं मारेंगे, ऐसी जैसे कुर्सी पर हम बैठे हैं, आप बैठे, खड़े हो जाएंगे, शांत हो जाइए, लीजिए ये हो गया, खामोश हो जाइए, ये हो जाइए। अब
चैनल वाले जो हैं वो राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट देते हैं कि आप राष्ट्रभक्त हैं, आप देशभक्त नहीं हैं, आप राष्ट्रद्रोही हैं। ये अब न्याय का जज बन गए हैं, एंकर। वो सीधा सीधा कहते हैं कि नहीं नहीं आप देश के खिलाफ बोल रहे हैं, देश के खिलाफ बोल रहे हैं, आप राष्ट्रभक्त नहीं हैं। क्या तरीका है? ये कहाँ पे हम जा रहे हैं? ये मीडिया कहाँ जा रहा है? ये बहुत गंभीर मामला है और मुझे तो बड़ी तकलीफ होती है ये सोचने के बाद कि इस तरह का तस्वीर होती है। मैंने शायद 2 दशक में ऐसी तस्वीर कभी नहीं देखी, आपने भी नहीं देखी। एक साल पहले होता था कि खबरों पे कार्यक्रम बनते थे, पूरे दुनिया में क्या घटनाएं हो रही है उस पर। अब जो है स्टूडियो में 4-5 लोगों को बुला लिया और 1 घंटा 2 घंटा टाइम वो दिखाते रहे। तो ये जो ट्रेंड बदल रहा है, कहीं ये भी ट्रेंड जो बदलने का जो ये तरीका है, ये भी कुछ कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। नहीं, देखिए पहले क्या होता था, पहले लोग दूसरी तरह की रिपोर्टिंग होती थी, पहले विकास की रिपोर्टिंग होती थी। भाई कहाँ पे आज पे आप देखिए कौन सी जगह जाके आज विकास की बातें हो रही हैं, कौन सा रिपोर्टर जाके आज ये देख रहा है कि पुल कैसे बन रहे हैं, पुल कैसे टूट रहे हैं, बिजली की क्या समस्याएं हैं, रातों रात बिजली के रेट बढ़ जाते हैं, उस पर कोई डिबेट नहीं होती है। आप देखिए पानी की समस्या है और पानी को लेकर लोग हाहाकार मचे हैं, टेलीफोन लाइनें बिछ गई हैं, इंटरनेट की लाइनें बिछ गई हैं, वहाँ पे आज तक इंटरनेट चालू नहीं हुए हैं, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। दूसरी चीज़ों की तरफ ध्यान हो रहा है, वो केवल ध्यान सिर्फ इतना होता है कि फला पार्टी के खिलाफ, फला पार्टी के समर्थन में, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। पार्टी में बन के रह गया है मीडिया। ये बहुत ख़तरनाक है। अगर आज भी मीडिया अपने आप को चेंज नहीं करेगा तो आने वाला जो वक्त है वो फिर उसको मीडिया को कभी माफ़ नहीं करेगा। क्या आपको लगता है कि मीडिया, भारत का जो मीडिया इस समय है वो 2 पक्षों में बढ़ गया, एक सरकार के समर्थन में और एक सरकार के मुखालफत में? कुछ ऐसा नहीं, देखिए सरकार का पक्ष या वो नहीं होता। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो, देखिए जो चैनल्स होते हैं उनकी कुछ मजबूरियां भी होती हैं और ये हर दौर में हर सरकार ने मजबूरियां देती हैं। उनके ज़ाहिर उनके कहीं ना कहीं उनके सैटेलाइट्स की अनुमति होती है, कुछ होती है। लेकिन हुआ क्या है कि जब से मीडिया घरानों में जो ये बिजनेसमैन आ गए हैं, जब से ये धनपति आ गए हैं लोग, तब से होना यह है कि अब वो धनपति और करोड़पति और अरबपति और खरबपति लोग जो हैं वो अब उस चीज़ को तय करते हैं कि हमें क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है। आज आप देखिए, आपके परिचित है, हमारी बहुत परिचित बड़े सीनियर जर्नलिस्ट कई हैं जो आज केवल अपने न्यूज़ पोर्टल से अपनी बात कह रहे हैं। आज वो पत्रकार कहाँ हैं? आज वो कहाँ पत्रकार हैं जिनके नाम से लोग पहले बड़ा वो करते थे कि भाई फला पत्रकार है, उसकी कवरेज है, उसकी नाम से आता था। आज वो सब पत्रकार ठंडे बस्ते में चले गए, उनको कोई मीडिया घराने को रखने को तैयार नहीं। उसका कारण यही है कि अगर वो जाके सच्ची बात कहते हैं तो सच बात आज मीडिया में कोई बोलने वाला नहीं है। अगर हम थोड़ा सा स्पष्ट तरीके से बता दें कि अगर कोई मीडिया घराना का मालिक अंबानी या अडानी है तो मोदी सरकार की नीतियों की खिलाफत कैसे जा सकते? अब ये भी नहीं, अब देखिए ये तो इसमें तो नहीं भी कुछ कहना चाहिए कि ये तो उनकी अपनी पॉलिसीज़ होगी। लेकिन मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि जो कलम के सिपाही हैं, जो जाबाज हैं, कलम के सिपाही हैं, उनकी मजबूरियां हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन अपने कलम को जो है वो बिल्कुल जंग लगने ना दें, उस कलम को बिल्कुल पहना रखें। और ये कलम जो है ये जनता की बहुत उम्मीदों पर होता है। जनता बहुत हमसे उम्मीद रखती है। जनता हमसे ये चाहती है कि हम कम से कम सच्चाई बताएंगे। अगर हम सच्चाई से मुंह मोड़ लेंगे तो जाहिर है भट्टाचार्य जी वो स्थिति नहीं होगी और ये लोकतंत्र के लिए बड़ा अच्छा संकेत नहीं है। ठीक है, ये आज की बहुत मजबूरियां हैं, कुछ इंसान के साथ रही होंगी कि अपने साथ कलम की बेबाकी नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम हम जनता के प्रति तो हमारी जवाबदेही है और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बेबाकी को बनाए रखें। तो जवाबदेही तय करने के लिए आपको लगता है कि कोई मॉनिटरिंग बॉडी होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका, ये बिल्कुल सही बात है। एक मॉनिटरिंग बॉडी होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा, अंकुश नहीं लगेगा, तो इसमें कुछ आप कर ही नहीं सकते। जो चाहे वो परोस रहे हैं, जो चाहते हैं वो दिखा रहे हैं। इसमें हाई कोर्ट ने बड़ा अभी संज्ञान लिया एक दूसरे चैनल के बारे में, दूसरी जगह और किसी चीज़ की बात हुई, साउथ में भी एक चैनल पे ऐसा हुआ। अगर ये देखिए तो अदालतों का अपना है, अदालतें हमारा बड़ा सम्मान है, उनको हम सम्मान देखते हैं, उनके फैसलों का स्वागत है, वो करते हैं। लेकिन सवाल ये कम से कम जो सरकार की मॉनिटरिंग भी होना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि क्या हम परोस रहे हैं, और जो मीडिया के घराने हैं उनको ये देखना चाहिए कि वक्त कभी ऐसा नहीं रहता। आखिरकार जो आज हम बोएंगे वो कल हम काटेंगे भी। यदि हम सही तरीके से नहीं बोएंगे तो किस तरह अच्छी फसल आएगी। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझें। हम किसी का समर्थन करें, लेकिन समर्थन भी इस तरह हो कि हम दूसरे को नुकसान ना पहुँचाएं। जी हाँ, समर्थन भी इस तरह का हो कि जिस दूसरों को नुकसान नहीं पहुँचे। कभी मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन आज न जाने किन किन शब्दों से इसकी व्याख्या होती है। यह लोगों को भी सोचना है और मीडिया से जुड़े जो लोग हैं उनको भी सोचना है। आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन ऋतुराज और
वरुण के साथ सुब्रत भट्टाचार्य, युग करवट न्यूज के लिए। गाजियाबाद में डासना देवी के महंत यति नरसिम्हानंद को पुलिस ने मंदिर में ही नजरबंद कर दिया है। दरअसल यति नरसिम्हानंद सनातन वैदिक राष्ट्र की मांग को लेकर गाजियाबाद से लखनऊ तक पदयात्रा करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उनके साथियों के साथ मंदिर में ही रोक दिया है। पुलिस के इस कदम से महंत काफी नाराज हैं। गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद महाराज इन दिनों योगी सरकार से खासे नाराज है। कारण पुलिस ने उनको और उनके साथियों को पिछले 24 घंटे से ज़्यादा समय से मंदिर में ही नज़रबंद कर दिया है। डासना के देवी मंदिर पर पुलिस का पहरा बैठा दिया गया है। दरअसल यति नरसिम्हानंद ने सनातन वैदिक राष्ट्र की मांग को लेकर डासना देवी मंदिर से मुख्यमंत्री आवास तक पदयात्रा करने की घोषणा की है। नरसिम्हानंद महाराज का कहना है कि योगी जी के आह्वान पर ही उन्होंने पदयात्रा निकालने का फैसला लिया है, लेकिन पुलिस ने योगी जी के आदेश का हवाला देकर उन्हें ही मंदिर में नजरबंद कर दिया है। और मेरे साथ मेरे कुछ सन्यासी साथी हम एक पदयात्रा जो हिंदू हितों की कुछ समस्याएं हैं अपनी और सनातन वैदिक राष्ट्र की मांग को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के आवास तक एक पदयात्रा लेकर जा रहे थे, लेकिन गाजियाबाद की पुलिस ने मुख्यमंत्री जी का आदेश बताकर हमारी यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया है और हम लोगों को अब कहीं जाने नहीं दे रहे, नजरबंद कर दिया है। मैं यहाँ नजरबंद हूँ और मेरे साथी भी जो है शिव शक्ति धाम डासना में नजरबंद है। पुलिस ने यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया है और मंगलवार रात 12 बजे से यति और उसके साथियों को नजरबंद कर दिया है। अखिल भारतीय संत परिषद के राष्ट्रीय संयोजक यति नरसिम्हानंद महाराज ने पुलिस की इस कार्रवाई को अन्यायपूर्ण और निंदनीय बताया है। क्या अब हिंदू को लोकतंत्र में अपनी बात कहना भी अपराध हो गया है? यदि हम अपनी बात भी मुख्यमंत्री जी से, जो केवल मुख्यमंत्री नहीं है, हमारे धर्मगुरु भी हैं, जो एक महंत भी हैं, एक संत हैं, सन्यासी हैं, क्या हम अपनी बात उनसे कह भी नहीं सकते? यदि हम अपनी बात उनसे कह भी नहीं सकते तो इस तरह से हिंदुओं के लिए इस लोकतंत्र में क्या रह जाएगा? नजरबंद के बाद यति नरसिम्हानंद ने कहा कि सनातन राष्ट्र के निर्माण के लिए उनका अभियान जारी रहेगा। अब पदयात्रा के स्थान पर इस मुद्दे पर साधु संतों से बात कर जन आंदोलन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गाजियाबाद की लोनी पुलिस ने एक लुटेरे को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश के पास से पुलिस को अवैध हथियार भी मिले हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाश पर 1 दर्जन लूट के मुकदमे दर्ज हैं और वो सुनसान जगहों पर व्यापारियों को अपना निशाना बनाता था। लोनी थाना कोतवाली पुलिस ने एनसीआर और लोनी क्षेत्र में लूटकर दहशत फैलाने वाले एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। यह बदमाश लूट की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस को इसके पास से एक बाइक, एक तमंचा, कारतूस और नकदी मिली है। सीओ लोनी अतुल कुमार सोनकर के मुताबिक लोनी कोतवाली पुलिस गश्त कर रही थी, तभी धन्नूराम स्वीट के पास खन्ना नगर क्षेत्र में एक बदमाश आता दिखाई दिया। पुलिस ने पूछताछ की तो लुटेरा निकला। दिनांक 1/2 सितंबर की रात को हमारी चौकी खन्ना नगर क्षेत्र में चेकिंग चल रही थी। उसी दौरान एक लुटेरा विकास पकड़ा गया है। इसके कब्जे से एक तमंचा मिला है, 315 बोर कारतूस भी मिला है और मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। चेक कर रहे हैं कि ये चोरी की है या नहीं। और इससे गिरफ्तार बदमाश ने अपना नाम विकास पुत्र राजकुमार निवासी गढ़ी जस्सी थाना लोनी बताया। बदमाश के खिलाफ दिल्ली एनसीआर के कई शहरों में 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है। पूछताछ की गई तो इसने कई घटनाओं का और स्वीकार किया है। कई घटनाओं का 2 दिन पहले हमारे यहाँ लोनी बॉर्डर क्षेत्र में इंद्रापुरी चौकी है, उसमें एक मेडिकल स्टोर था, अग्रवाल मेडिकल स्टोर। वहाँ पर भी 3 लोगों ने लूट की घटना कारित की थी, जिसको इसके द्वारा स्वीकारा गया है। इसके 2 साथी और भी थे, इसका नाम इसने बताया है। पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार बदमाश ने कहा कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली एनसीआर में सुनसान रास्तों से जाने वाले लोगों को निशाना बनाता है। उसने लोनी और साहिबाबाद में कई घटनाओं को अंजाम दिया है, कई व्यापारियों को भी लूटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज।
नोएडा सेक्टर 93 के एक पार्क में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। सुबह पार्क में घूमने आए लोगों ने पेड़ पर लटके शव को देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस को जांच में पता चला कि मृतक का नाम अर्जुन था और वो मूल रूप से बिहार का रहने वाला था। पुलिस के मुताबिक पत्नी से हुए विवाद के बाद उसने पार्क में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मैंने सुबह जैसे पार्क में आया, मैंने देखा यहाँ पे पेड़ पे लटका एक आदमी जो कि फांसी लगा ली है। अच्छा, तो पुलिस अब आ रही है? पुलिस हमसे पहले आ चुकी थी और शिनाख्त अभी कर रही है। यहाँ पे देख रही है, पैरों के निशान भी नहीं है ज़मीन पे। गाजियाबाद की थाना इंदिरापुरम पुलिस ने ऑपरेशन 420 के तहत एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। इस फर्जी कॉल सेंटर को चलाने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने युवक के पास से 23 मोबाइल फोन, 12 डेस्कटॉप कंप्यूटर बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार युवकों को नौकरी दिलाने के नाम पर यहां से ठगा जाता था। थाना इंदिरापुरम पुलिस द्वारा एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया गया है, जिसमें ये लोग कॉल सेंटर के नाम पे बेरोजगार, लॉकडाउन के दौरान जो युवक बेरोजगार हो गए हैं उनको टारगेट करके नौकरी का झांसा दे करके उनसे पैसे की ठगी करते थे। OLX और फेसबुक के माध्यम से ये लोग ऐप डालते थे कि आपको कॉल सेंटर के माध्यम से नौकरी मिलेगी, और फिर ये लोगों को कॉल करके उनको रजिस्ट्रेशन के नाम पे अपने अकाउंट में पैसा मंगाते थे। और इस तरह इन लोगों ने अभी तक 100 से भी ज्यादा लोगों से जो है लाखों रुपए की ठगी का मामला इसमें प्रकाश में आया है। इनके पास से 23 मोबाइल फोन और 12 डेस्कटॉप आदि इनका पूरा सिस्टम जो है, डेटा केबल और कीबोर्ड, माउस आदि बरामद हुए हैं इनके पास से। इनमें एक सुमित नाम का व्यक्ति है जो दौराला मेरठ जनपद का रहने वाला है, वो गिरफ्तार किया गया है। इसमें 2 अन्य नाम प्रकाश में आए हैं, विकास और अंकित, जो इसको फर्जी आईडी के आधार पे सिम कार्ड प्रोवाइड कराया करते थे। और एक विकास नाम का व्यक्ति है जो अपने अकाउंट में पैसा मंगाता था। राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के लिए गाजियाबाद में 5000 प्रतियोगियों ने आवेदन किया है। ये जानकारी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजेंद्र यादव ने दी। उनके मुताबिक 13 और 14 सितंबर को प्रदेश में होने वाली इस प्रतियोगिता के लिए पूरे सूबे में 2 लाख प्रतियोगियों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इस बार यह प्रतियोगिता पूरी तरह ऑनलाइन होगी। इस कंपटीशन में 16 से 22 साल के छात्र हिस्सा ले सकते हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव शीश पाल ने गाजियाबाद में सूबे की सरकार पर हमला बोला। पार्टी के प्रदेश सचिव ने आरोप लगाया कि यूपी में कानून व्यवस्था ठप हो गई है। राज्य सरकार को किसान और मजदूरों की समस्याएं नजर नहीं आ रही हैं। बेरोजगारी को भी उन्होंने महत्वपूर्ण मुद्दा बताया। यूपी में स्कूल प्रबंधकों और अभिभावकों का फीस को लेकर जारी विवाद अभी थमता नजर नहीं आ रहा। गाजियाबाद में बुधवार को ऑनलाइन फीस के मुद्दे पर अभिभावक जिला मुख्यालय पर जमा हो गए और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। उनका कहना है कि जब पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है तो फीस का निर्धारण भी उसी हिसाब से होना चाहिए। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने जिला मुख्यालय पर बुधवार को ऑनलाइन क्लास के अनुसार फीस निर्धारण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की है। प्रदर्शन कर रहे अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि लगातार मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। लॉकडाउन के कारण बहुत से अभिभावकों की नौकरी छूट गई है, तो कई अभिभावकों के व्यापार तक बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से वे फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सरकार अभिभावकों के हित में नहीं सोच रही है। हम सब अभिभावक भूख हड़ताल, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्योंकि हम पिछले 4 माह से सरकार को, शासन प्रशासन को लगातार ज्ञापन देते आ रहे हैं, लेकिन उसका संज्ञान शासन प्रशासन बिल्कुल नहीं ले रहा है और हमारे मुद्दों को पे चुप्पी साध के बैठा हुआ है। हमारी मांगे हैं कि पिछले 3 माह की फीस, अप्रैल मई जून की फीस माफ़ की जाए। फीस माफ़ी के लिए हम लगातार ज्ञापन देते रहे हैं, और जो डिजिटल क्लासेस हो रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, इन ऑनलाइन क्लासेस के लिए हम कहना चाहते हैं कि अगर ये डिस्टेंस लर्निंग मोड में है और आज हमारे बच्चे हमारे घर पर ही रहकर पढ़ रहे हैं, हम देखभाल भी कर रहे हैं, पढ़ा भी हम रहे हैं, देख भी हम रहे हैं, तो उसके अनुसार ही फीस निर्धारण क्यों नहीं होता। DFRC को हम हमेशा कहते रहे कि DFRC की मीटिंग बुलाई जाए और फीस निर्धारण किया जाए, लेकिन उसकी तरफ कभी भी DFRC संज्ञान नहीं ले रही है। शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। प्रदर्शन कर रहे अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन उन्हें धरना स्थल से हटाकर उनकी आवाज़ दबाने का प्रयास कर रही है।
यहाँ तक कि उन पर FIR दर्ज कराने की भी धमकी दी गई है, लेकिन वह किसी भी कीमत पर यहाँ से नहीं हटेंगे। यहीं तक उन्हें डर सता रहा है कि ये मामला जो है कि आप लोगों के प्रेस और मीडिया के माध्यम से बाहर आएगा, इनकी किरकिरी होगी। और क्या हो सकता है भाई, अभिभावक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, सभी अपने अपने बिजनेस और रोजगार नौकरी को खो चुके हैं, पैसों का अभाव है और लगातार प्राइवेट स्कूल दबाव बना रहे हैं, ऑनलाइन क्लास बंद कर रहे हैं, नाम काट रहे हैं। और हम गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन की तरफ से जो है लगातार इन्हें ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पे अभी पिछले 5 महीने से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अभिभावकों ने कहा है कि जब स्कूल ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो फीस निर्धारण उसके अनुसार क्यों नहीं हो रहा। स्कूल कंपोजिट शुल्क के नाम पर पूरी फीस वसूल रहे हैं। शासनादेशों के निर्देश के बाद भी फीस जमा न होने पर ऑनलाइन क्लास से छात्रों को वंचित किया जा रहा है। ऐसे में जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएगी, आंदोलन जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ के बैनर तले गाजियाबाद में एक पत्रकार वार्ता हुई। इस पत्रकार वार्ता में संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने निकाय सफाई मजदूरों की विभिन्न समस्याओं का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने निजीकरण खत्म करने और पेंशन जैसे मुद्दों पर भी बात की। आज जो हमारा गाजियाबाद आगमन हुआ है, उसमें विशेष रूप से हमने संगठन के विस्तार पर चर्चा की है, कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा की है और जो ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया जाना उस पर विचार किया है और हमने वो ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को भिजवाया है। मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि हमारी जो 24 सूत्री मांग पत्र हैं उस पर विचार करें और वार्ता के लिए हमने बोला है। अन्यथा 2021 20 दिसंबर तक हम सरकार को समय दे रहे हैं, अन्यथा 2021 से हम प्रदेशव्यापी आंदोलन करने पर विचार करेंगे। तो फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज़ और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।